बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर है 7। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्ची होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? असल में ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद, लास्ट शेल में मौजूद जो होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सोडियम है, ये सोडियम का स्ट्रक्चर है, तो बच्चा सोडियम के एटॉमिक नंबर होता है 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में होते हैं 8 और एम में होता है 1। अब देखें कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, एम में 1 होता है। अब उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है और अगर हम उसको रिमूव कर दें तो उसको रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयन न्यूट्रल एटम को आयन में कन्वर्ट कर देगी और हम कहते हैं इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called as ionization energy। तो बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुई? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था। अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो सोडियम पे चार्ज आ गया +1। उस टाइम जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है वो होती है डेल्टा H इज इक्वल टू +496 किलो जूल पर मोल। अब बच्चा डेल्टा H जो है वो चेंज इन एनर्जी है। डेल्टा H क्या है? चेंज इन एनर्जी। पॉजिटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि इस टाइम अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब हुई है, रिक्वायर हुई है। इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है। किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी के यूनिट होते हैं। तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और उसी को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है वो होती है +496 किलो जूल पर मोल। बच्चे अमाउंट ऑफ एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है। कहता है इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के वैलेंस शेल से निकले तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उस टाइम जो एनर्जी होगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। बट इफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज आल्सो रिमूव्ड देन द रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम अपना एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो इस पे चार्ज आएगा +1 और साथ क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, केटाइन फॉर्मेशन हुई। अब अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। 1s2 2s2 2p6 3s2। K में 2, L में 8 और M में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अब अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया गया तो उसको हम कहते होते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बच्चे अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। अगर मैग्नीशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो चार्ज आया +1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन निकलना है वो हमेशा निकलता होता है मैग्नीशियम +1 से। अब बन जाएगा Mg+2 +1 इलेक्ट्रॉन। तो देखें टोटल मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और चार्ज क्या आ गया? +2। आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज रिमेन सेम एंड इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसका मतलब है उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 12 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 12। लेकिन अगर हम उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो प्रोटॉन तो 12 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। अगर हम एक और रिमूव कर दें तो बच्चा अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10। तो ये इम्बैलेंस हो जाती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद। इनसाइड प्रोटॉन रिमेन सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चेंज हो रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं।
अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव जो था पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहा, तो अब बच्चे क्या होगा कि न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा है, वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है लेकिन किसी केटाइन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। व्हाई? बिकॉज the effective nuclear charge increase on the remaining atom, on the remaining cation, जो केटाइन रह जाता है उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम कहते हैं कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, थर्ड उससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो जितना हम पहले न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वो आसान है, केटाइन से हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होता है। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट टू फ्रॉम ए केटाइन। केटाइन से डिफिकल्ट होती है इलेक्ट्रॉन की रिमूवल, लेकिन न्यूट्रल एटम से थोड़ी सी आसान होती है। कहता है रिमेंबर द रिमूवल ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट देन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूट्रल एटम से निकलता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन हमेशा केटाइन से निकलता है, ऑन विच द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड न्यूक्लियस होल्ड द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ वेरी स्ट्रांगली। कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एटम एंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द केटाइन ऑन विच द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। अब हम देखेंगे ट्रेंड्स इन द ग्रुप एंड पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बच्चा, ट्रेंड इन ग्रुप में उसका कैसा ट्रेंड होता है? इट डिक्रीज इन द ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। व्हाई? बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज। एटॉमिक नंबर ग्रुप में इंक्रीज करता है, लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज इन बोथ साइड, बट इन द ग्रुप इट इंक्रीज इरेगुलरली एंड इन पीरियड इट इंक्रीज रेगुलरली। तो हम कहते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है इन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएंगे तो इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग। अब न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान शील्ड आ गई ज्यादा से ज्यादा, so the effective nuclear charge decrease. As the nuclear charge decrease, the hold of nucleus on the valence shell electron become decrease and removal of electron become easy. So the small amount of energy is needed to remove the electron. जैसे जैसे टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते जाएंगे तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता जाएगा। अब देखें हाइड्रोजन जो है, न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोई शील्ड नहीं है, लिथियम में 1 शील्ड है और सोडियम में 2 शील्ड्स हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस का होल्ड बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इजी, और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे के हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। सो टॉप टू बॉटम द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। नेक्स्ट है ट्रेंड इन पीरियड। इन द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज रेगुलरली। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है लेकिन रेगुलर वे में। कहते हैं नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। शेल तो सेम रहते हैं लेकिन प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। इसकी वजह से न्यूक्लियस का होल जो है प्रोटॉन ज्यादा होने से वो ज्यादा से ज्यादा हो जाता है और जो साइज ऑफ एटम है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, साइज ऑफ एटम छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे भी ज्यादा रहता है। कहते हैं द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड। As the effective nuclear charge decrease, so removal of electron become difficult and large amount of energy is required. लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 3। इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अंदर प्रोटॉन 3 है, बाहरी इलेक्ट्रॉन भी 3 है। बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन हो जाएंगे, बाहरी इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। अब बोरॉन इनसाइड प्रोटॉन जो है वो 5 हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन भी 5 हैं। तो जैसे जैसे अंदर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइज ऑफ एटम भी डिक्रीज हो जाता है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी डिफिकल्ट हो जाती है।
सो हम कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट होगी? ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।